आज की तारीख में कार्यालयों में जो शिक्षक गलत ढंग से पदस्थ हो गए हैं वो युक्तियुक्तकरण से पिछले 20 साल से बच रहे हैं। भिलाई कुर्सीपारा का एक स्कूल है जी, वहाँ 6 गणित के शिक्षक आज भी बने हुए हैं। अब आप सोचिए सर कि ये कहाँ तक न्याय संगत है। जो धांधली हो रही है सर, उसका जो बहुत बड़ा कारण है क्या है, सब लोग यहाँ पर आपस में मिले हुए हैं। रेट तो 2 लोग के लेने देने के बीच में है मामला, लेकिन लाखों पे तो चल रहा है सर। इस पक्का चल रहा है। हाँ बिल्कुल सर, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते। इसके अंदर राजनीति भी है, संबंध भी है, लेन देन भी है, ऐसी कई चीजें, इससे अपन इनकार नहीं। लेन देन की बात करते हो आप मुस्कुरा जाते हैं थोड़ा। हाँ सर। अब नमस्कार। शिक्षक किसी भी समाज या राज्य की दशा दिशा को तय कर सकते हैं और राजनीति का गुणागणित भी खराब कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सरकारी स्कूलों के शिक्षक को लेकर एक अलग किस्म का बवाल मचा है। मुद्दा है युक्तियुक्तकरण का। छत्तीसगढ़ में कुल 1,86,721 शिक्षक कार्यरत हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के 56,895 स्कूलों में 1,78,821 टीचर ही पदस्थ हैं, यानी करीब 10,000 शिक्षक कहीं इधर उधर नेताओं के यहाँ या अटैचमेंट में हैं। और इसी 10,000 के फिगर में से ढेर सारे ऐसे हैं जो अलग अलग शिक्षा विभाग के कार्यालय में कार्यरत हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में एक भी जिला शिक्षा अधिकारी फुल फ्लैज यानी इसी काम के लिए नियुक्त नहीं किया गया है, बल्कि प्रभार पर मामला चल रहा है। शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण के माध्यम से नियुक्तियों को लेकर जो बवेला मचा हुआ है, इसे लेकर छत्तीसगढ़ में करीब 40 सालों तक शिक्षा का अलग जगाने वाले हेडमास्टर पद से रिटायर्ड हुए रुद्रनारायण सिन्हा जी एक बार फिर मेरे साथ हैं। वो अंदर खाने की बात हम समझेंगे कि आखिर शिक्षा विभाग में किस किस्म की राजनीति चल रही है, किस तरह की धांधली चल रही है, किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है और अटैचमेंट को लेकर कौन सा बड़ा खेल चल रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। रुद्रनारायण सिन्हा जी का मैं स्वागत करता हूं। सिन्हा साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। युक्तियुक्तकरण तो बीओ को करना है जी, तमाशा यहीं से शुरू होता है। जांच करनी है डीओ को, जमीन पर चल क्या रहा है। 3 बीओ सस्पेंड हो चुके हैं। एक दुर्ग जिले के बीओ थे जो अपनी पत्नी के लिए गलत जानकारी दे रहे थे, रंगे हाथों पकड़े गए। ऐसे कितने सारे हैं जो पकड़े नहीं गए। आखिर चल क्या रहा है, थोड़ा खुल के बताइए। सर आपका जो कहना ना एकदम सही है। जो धांधली हो रही है सर, उसका जो बहुत बड़ा कारण है क्या है, सब लोग यहाँ पर आपस में मिले हुए हैं। इनकी मॉनिटरिंग के लिए जिस विभाग से दूसरे अधिकारी को रखना था, जो इस विभाग की मॉनिटरिंग करता ढंग से, तो शायद शिक्षक इतने ज़्यादा परेशान नहीं होते। जैसा अनेक शिक्षक आज बहुत परेशान हैं। और अगर आप देखेंगे सर मूलतः तो उर्दू विषय के शिक्षक को आज क्या है, संस्कृत पढ़ाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उर्दू वाला संस्कृत पढ़ाएगा। संस्कृत पढ़ाने सर, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको मैं बताऊं सर। चोरहा करके पाटन धमदा ब्लॉक का एक स्कूल है, चोरहा गांव का हाँ। के मिडिल स्कूल में एक शिक्षक हैं जो संस्कृत के उर्दू के थे। हाँ। अब उन्हें धमदा ब्लॉक के ही एक स्कूल में संस्कृत पढ़ाने के लिए भेजा गया है और वो स्वयं कलेक्टर के पास और अन्य अधिकारियों के पास में निवेदन भी करने गए थे, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ। मतलब उर्दू वाले को बोलेगा आपको संस्कृत पढ़ाना ही पड़ेगा। हाँ, संस्कृत पढ़ाना पड़ेगा। आदेश मिल गया उसको। आदेश मिल गया। जी हाँ, कैसे करेंगे आप। तो मैं यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि युक्तियुक्तकरण के इस मुद्दे को लेकर जो बवेला मचा हुआ है, एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, चंद आंकड़ों को समझिए। आखिर युक्तियुक्तकरण का मुद्दा किस तरह से छत्तीसगढ़ की सामाजिक और राजनीतिक दशा दिशा को प्रभावित कर रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के स्कूली शिक्षा व्यवस्था को अधिक सशक्त और संतुलित व गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण किए जाने की पहल की थी। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिया गया था, ताकि शिक्षक संसाधनों का अधिकतम और समान उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 30,700 शासकीय प्राथमिक शालाएं संचालित हो रही है, जिनमें छात्र शिक्षक का अनुपात 31:84 है। वहीं 13,149 पूर्व माध्यमिक शालाओं में यह अनुपात 26:2 का है, जो राष्ट्रीय औसत की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति को दर्शाता है। इसके बावजूद सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कई विद्यालयों में शिक्षक संसाधन
संसाधनों की कमी देखने को मिल रही है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 112 ऐसी प्राथमिक शालाएं हैं जो पूर्णतः शिक्षाविहीन हैं, जबकि 6,872 प्राथमिक शालाएं एकल शिक्षकी है, यानी सिर्फ एक शिक्षक पूरी शाला को चला रहा है। इसी प्रकार 48 पूर्व माध्यमिक शालाएं यानी 8वीं तक के जो स्कूल हैं वो शिक्षक विहीन है, एक भी टीचर नहीं है। इसी तरह 255 माध्यमिक शालाएं एकल शिक्षकी है, यानी सिर्फ वहां एक शिक्षक है। ऐसी बदहाल व्यवस्था के बाद भला युक्तियुक्तकरण क्यों ना हो, जहां शहरों में कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाकर शिक्षकों की संख्या ज्यादा हो गई है और सुदूर अंचलों में जहां भारत का भविष्य तैयार होना है वहां शिक्षक नहीं है या एकल शिक्षक है। ऐसे कड़वे अनुभव को आप कैसे देखते हैं? युक्तियुक्तकरण क्यों जायज है, क्यों नहीं, ये दर्शकों को समझ में आ रहा होगा। आपके 40 साल का अनुभव क्या बोलता है? सर, मैंने जो अभी तक देखा, गांव के सुदूर अंचल में शिक्षक तो उसको मिला, लेकिन वो शिक्षक उस विषय का है या नहीं, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जो युक्तिकरण हुआ है उसमें विज्ञान के शिक्षक को अंग्रेजी में अतिशेष बताया गया है और उसकी पदस्थापना जो है अंग्रेजी के नाम से कर दी गई है। सर, यहाँ एक बीच में आपको रोकना चाहूँगा कि ये मापदंड का एक विषय भी आ रहा है। 2014-15 में भी युक्तियुक्तकरण हुआ था, नाम शायद कुछ और था। जी हाँ 2014-15 में युक्तिकरण हुआ था सर, इसमें युक्तिकरण ही नाम था उसका। अच्छा। लेकिन उस समय जो युक्तिकरण हुआ था उसमें बचे हुए शिक्षकों को विकल्प के आधार पर विषय चयन करने की प्रक्रिया की गई थी। थोड़ा सरल शब्दों में बताएंगे सर कि ये जो मापदंड थे पहले क्या थे और अभी क्या है? अभी विकल्प नहीं है सर। पहले विकल्प था, अगर कोई किसी विषय का शिक्षक है और ये बोल दे मैं इस विषय को पढ़ा लूँगा तो उसका विकल्प दे देता था, तो वो उसकी पदस्थापना कर दी जाती थी, जो भी बहुत बच्चों के हित में नहीं था, वो शिक्षक के हित में था। अच्छा। लेकिन इस समय वो विकल्प का आधार नहीं रहा। जो लोग विकल्प में आए थे उनका विकल्प अब की बार काम भी नहीं आया। भिलाई के नई शाला में संस्कृत शिक्षक के रूप में जो शिक्षिका आई थी उसको उन्होंने विषय को उसके साथ जो शिक्षक आए थे अंग्रेजी के लिए, उसको उन्होंने अब की बार संस्कृत में कर दिया और संस्कृत में अब 2 शिक्षक हो गए करके उनको उन्होंने वहाँ से पाटन ब्लॉक के किसी स्कूल के लिए पदस्थ कर दिया। इस विषय की जांच अभी चल रही है। देखिए, यानी कुल मिला के जो युक्तियुक्तकरण हो रहा है पूरी तरह पारदर्शी नहीं है, पारभासी है। हाँ, कुछ धुंधला है। हाँ, बिल्कुल धुंधला, गड़बड़ी है। मैं मापदंडों की बात करूं तो हमारे पास जो गाइडलाइन है, हमने जो स्टडी की है, वो दर्ज संख्या, उसमें विषय भी शामिल है। जी हाँ, और सेटअप भी शामिल है सर, तीनों शामिल है। और पहले जो मापदंड थे वो दर संख्या के आधार पे थे और विषय पर थे। इस बार सेटअप भी आ गया है। गहराई से समझना होगा कि आखिर शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जब शिक्षकों की संख्या राष्ट्रीय औसत में छत्तीसगढ़ में कहीं बेहतर है, ऐसा विधानसभा में बड़ी जिम्मेदारी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो मौजूदा शिक्षा मंत्री भी है विष्णुदेव साय, वो खुद कह चुके हैं यदि उन्होंने कोई बात विधानसभा में कही है तो इस आंकड़े को झुटलाया नहीं जा सकता। बावजूद इसके इस पर जिस तरह की राजनीति चल रही है और शिक्षक चाहते हैं कि वो सुदूर अंचल में ना जाए, ऐसे ग्रामीण इलाकों में ना जाए जहाँ से उनके आराम में कुछ खलल हो जाए। हो सकता है कुछ व्यवहारिक पक्ष हो, किसी का पति बीमार हो या घर में कोई और परिस्थिति हो, तो हो सकता है मानवीय आधार पर निर्णय लिया जाए। लेकिन युक्तियुक्तकरण के लिए जो पैमाना तय किया गया है उसका मूल उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता। इसीलिए हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था, उस समय नियम तय किया गया था कि प्राइमरी स्कूल में 60 छात्रों तक 2 सहायक शिक्षक, जबकि इसके अलावा 30 अतिरिक्त छात्रों पर 1 अतिरिक्त सहायक शिक्षक रखने का प्रावधान है। इसी तरह पूर्व माध्यमिक शालाओं में 105 छात्रों तक 3 शिक्षक और 1 प्रधान पाठक तथा प्रत्येक 35 छात्रों पर 1 अतिरिक्त शिक्षक को नियुक्त किया जाना है। छत्तीसगढ़ में कई प्राथमिक शालाओं में प्रधान पाठक के पद अधिनियम के लागू होने से पहले से स्वीकृत हैं, इसलिए शिक्षक गणना में इन पदों को भी सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2008 के बाद जो स्कूल प्रारंभ हुए थे वहाँ प्रधान पाठक के पद स्वीकृत
अधिकृत नहीं थे। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस समय प्राथमिक शालाओं में कुल 77,845 सहायक शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि पूर्व माध्यमिक शालाओं में 55,692 शिक्षक कार्यरत हैं। सर, ये तो बात हुई संख्या की। यदि जहां एक भी शिक्षक नहीं है वहां यदि 2-2 शिक्षक भेज दिए जाए और जहां एकल है वहां एक अतिरिक्त कर दिया जाए तो वहां 7,296 सहायक शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, जो कि फिलहाल पर्याप्त है। ये 7,296 शिक्षक युक्तियुक्तकरण से आएंगे शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, जहां एकल शिक्षक है और जहां एक भी शिक्षक नहीं है। आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? इसे लेकर जो राजनीति चल रही है, जो आरोप लग रहा है सरकार के विरुद्ध कि युक्तियुक्तकरण के मुद्दे को समाप्त किया जाए, इसमें कांग्रेस की भी राजनीति हो रही है। आपने गहराई से जीवन के वो 4 दशक दिए हैं, आपने शिक्षकों की यूनियन को भी समझा है। आप कैसे देख पा रहे हैं कि इसे लेकर जिस तरह की राजनीति चल रही है कहां तक जायज है? सर देखिए, मैं राजनीति के विषय में तो नहीं बोल सकता और राजनीति से अपन इनकार भी नहीं कर सकते क्योंकि राजनीति चल रही है। और हमारे मुख्यमंत्री का जो सोच है सर, वो हमारे राज्य को विकास को लेकर के है। विपक्ष की भूमिका जो है वो बहुत अच्छी नहीं लग रही सर, क्योंकि बच्चों के लिए जो देश का विषय है, राज्य का विषय, इसमें तो राजनीति की आवश्यकता नहीं थी सर। बच्चों को पढ़ाई का अधिकार है, पढ़ने का पूरा उनको अधिकार है, उनको शिक्षक मिलना चाहिए सर, हर गति में शिक्षक मिलना चाहिए। और उसको, उस प्रक्रिया को जहाँ तक यदि पूरी की जा रही है तो मैं तो उसके साथ हूँ सर। लेकिन ऐसा मैंने अपने जीवन काल में 100% नहीं देखा है सर। किसी न किसी राजनीति के लोग शिकार होते हैं और इस प्रकार की गतिविधियां होती है सर। मैं बच्चों के हित के लिए, आपने जब राजनीति की बात की तो आपके चेहरे में एक बड़ी सी मुस्कान थी। मुझे एक वाकया याद आया, ज़्यादा समय नहीं हुआ पुराना। भूपेश बघेल की सरकार थी, तब एक मंत्री हुआ करते थे जो इस वक्त जेल में हैं। वो कहते थे कि मैं अनपढ़ हूँ, उद्योग मंत्री भी थे, आबकारी मंत्री भी थे, बस्तर के कोंटा इलाके से आते थे। उन्होंने एक गहरी बात की थी, बाकायदा स्कूल यूनिफॉर्म में सरकारी स्कूल के बच्चे बैठे हुए थे। किसी ने उनसे पूछ लिया कि नेता कैसे बनते हैं, तो वो अनपढ़ कहलाने वाले मंत्री जी जिम्मेदारी के साथ ऑन कैमरा कहते हुए खिलखिला के हंस रहे थे कि एसपी और कलेक्टर का कॉलर पकड़ो। मैं चाहूँगा कि वो क्लिप एक बार आप फिर देखें। पुनिया साहब, सीएम साहब था ना, ऐसे बैठ के कहा तो पूछते पूछते पूछा तो क्या बनोगे? एक लड़का बोला नेता बनूंगा। तो फिर मेरे को उल्टा सवाल किया वो खाना खाते खाते, तुम इतना बड़ा नेता बने तो कैसे करके बने बताओ? मैं तुमको मेरे को क्या करना पड़ेगा बोलता है वो। मैं बोला कलेक्टर को या एसपी को कलर पकड़ो तब नेता बनोगे। तो इन साहब का नाम था कवासी लखमा। इनके चेहरे को हर कोई जानता है। क्या कहना है आपका? इस तरह की शिक्षा यदि शासन की ओर से, जिम्मेदार मंत्री की ओर से प्रस्तुत की जाती रहे, उसी विचारधारा की ओर से आज युक्तियुक्तकरण का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। देखिए सर, इस वीडियो क्लिप को मैंने देखा था एक बार, लेकिन मेरा कहना है कि बच्चों को कभी भी जो है गलत ढंग से आगे नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और उनका शिक्षा के प्रति जो ज्ञान देना आवश्यक है। इन बातों से सर मैं बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखता हूँ सर, लेकिन वो कर रहे हैं ऐसा, मैं उनको मना नहीं कर पाऊँगा। चलिए सर, आप मुद्दे की बात पे फिर से आ जाएं। 3,608 अतिशय शिक्षक हैं, लेकिन आवश्यकता 7,296 शिक्षकों की है। ऐसे में जो गैप आ रहा है, आपको नहीं लगता है कि और शिक्षकों की भर्ती भी होनी चाहिए? एक मुद्दा उठा था विधानसभा में जिम्मेदारी के साथ। फरवरी 2024 के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भरी विधानसभा में कहा था 33,000 शिक्षकों की हम भर्ती करने जा रहे हैं। क्या वाकई ज़रूरत है 33,000 शिक्षकों की भी? हाँ सर, जिन विषयों की कमी है आज जी, उन विषयों के शिक्षक को तो अभी भी भर्ती करना चाहिए और उन्हें बच्चों की शिक्षा के लिए दिया जाना न्याय संगत है। इसलिए मैं उस भर्ती को मानता हूं सर कि ऐसा होना चाहिए। अब शासन किस स्तर तक कितना काम करेगी यह तो शासन के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन बच्चों को पढ़ने का अधिकार है और पढ़ाने वाला विषय शिक्षक हो तो और ज़्यादा फायदा है। सर, इन सैद्धांतिक बातों के बाद अब हम अंदर की बातों में आ जाएं। कुछ व्यवहारिक पक्ष में हम बात करें। जो अभी चल रहा है बीओ के स्तर पर युक्तियुक्तकरण का मुद्दा, और 3 बीओ इसी राज्य में इसी काम को करते हुए सस्पेंड किए गए हैं क्योंकि बेईमानी कर रहे थे, ऐसा माना गया। उनकी बेईमानी के विरुद्ध उन्हें सजा दी गई, निलंबन किया गया।
ऐसे में हम क्या यकीन करें ये पूरी व्यवस्था युक्तियुक्तकरण की साफ साफ ईमानदारी से होगी या कुछ लेन देन हो रहा होगा? आपके अभी भी कई मित्र वहाँ पे कार्यरत हैं, आप लगातार संपर्क में हैं, थोड़ा खुल के बताइए क्या रेट चल रहा है? सर ये रेट तो दो लोग के लेने देने के बीच में है मामला, लेकिन लाखों पे तो चल रहा है सर। इस पक्का चल रहा है? हाँ बिल्कुल सर, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण और बताता हूँ सर। एक स्कूल है सर कुर्सीपारा का, खुर्सीपारा भिलाई कुर्सीपारा का एक स्कूल है जी, वहाँ 6 गणित के शिक्षक आज भी बने हुए हैं। अब आप सोचिए सर कि ये कहाँ तक न्याय संगत है। आप बताइए सर कि खुर्सीपारा का कौन सा इलाका है? ऑन जोन 2 का स्कूल है सर, वो जोन 2 जोन 2 का। यदि जिम्मेदार इस खबर को देख रहे हूँ तो आप देखिए ये युक्तियुक्तकरण के नाम पर जिस तरह के अतिशय शिक्षक हैं, 6 शिक्षक मैथ्स के हैं सर, वो गणित के हैं जी हाँ, खुर्सीपार जोन 2 जी। ये एक उदाहरण है, ऐसे ही कई और उदाहरण होंगे, ऐसे अनेक उदाहरण हो सर। आखिर क्या कारण होगा उनका वहां तक बने रहने का? देखिए सर, इसके अंदर राजनीति भी है, संबंध भी है, लेन देन भी है, ऐसी कई चीजें, इससे अपन इनकार नहीं। लेन देन की बात करते हो आप मुस्कुरा जाते थोड़ा। हाँ सर, अब वर्तमान की परिस्थितियाँ कुछ अलग ही चल रही है, तो अपन देखिए आम आदमी खुल के नहीं बोलता। हम डंके की चोट पर समाज के उस विषय को रखते हैं जिसका सीधा सरोकार आम जनता से होता है। हम न रुकेंगे न झुकेंगे। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, राष्ट्रबोध के माध्यम से हम लगातार उन चेहरों को भी बेनकाब कर रहे हैं। रुद्रनारायण सर दरअसल वो एक पहचान है शिक्षा विभाग की। 40 साल उन्होंने अपने जीवन के दिए। जो बातें कह रहे हैं दिल से कह रहे हैं, घुमा फिरा के आपके कहने की आदत नहीं है। कुछ और विषय छूट गया युक्तियुक्तकरण पे तो आप थोड़ा खुल के बताइए सर। युक्तियुक्तकरण के बाद उनको अभ्यावेदन देने का जो अवसर था, जिसमें उनके साथ अगर अन्याय हुआ है तो अपनी बात रखने की थी, उस बात का मौका किसी भी युक्तियुक्तकरण के शिक्षक को नहीं मिला। न्यायालय ने भी इस मामले पर अपना एक निर्णय दिया हुआ है कि उन्हें उसका समय मिलना था। दूसरा विषय यह है सर कि जिन अन्याय के कारण आज की तारीख में कार्यालयों में जो शिक्षक गलत ढंग से पदस्थ हो गए हैं, वो युक्तियुक्तकरण से पिछले 20 साल से बच रहे हैं, और जिनका युक्तियुक्तकरण हुआ है वो पिछले 3 बार के युक्तिकरण में एक ही शिक्षक आ गया, जो बहुत दुख का विषय है सर। इस राज्य के लिए एक अन्याय का विषय है, और दुख इस बात की है सर, इन विषयों पे ना तो शासकीय अधिकारी ध्यान देते हैं, ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं, और ना ही समाज का सशक्त वर्ग ध्यान देता है, और ना शिक्षकों की नेतागिरी करने वाले नेता भी इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में पीड़ित शिक्षक जाए कहाँ, और उसके पास जो स्थान बचता है न्यायालय का और शासन का, लेकिन निर्णय एक इतना लंबा समय बीत जाता है सर, जो विचारणीय है। आप भी इन चीज़ों को समाज में देख रहे होंगे। 10,000 से ज़्यादा की संख्या ऐसे शिक्षक जो कि अटैचमेंट में हैं, कुछ नेता मंत्री के यहाँ पीए का काम करते हैं। ये संख्या बहुत सीमित है, 100, 150, 200 में होगी, लेकिन एक बड़ी संख्या शिक्षा विभाग में कार्यरत है, जो पदस्थ हुए थे बच्चों को शिक्षा देने के लिए, लेकिन आज बड़े बड़े अधिकारी प्रभारी बने हुए हैं। और यही प्रभारी अधिकारी किस तरह का व्यवहार अपनी ही बिरादरी के शिक्षकों से करते हैं, थोड़ा बताएं। क्या पैसे खुल के मांगे जाते हैं? देखिए सर, पैसे के लिए ना उनके बहुत सारे तरीके हैं। कैसे लेते हैं सर? वो तो मार्फत है, टोटल चीज़ें। अच्छा, पूरी मार्फत है। पान ठेले में छोड़ के आ जाओ तो ले लेंगे? अब नहीं सर, उनको पान ठेले तक नहीं जाना पड़ता है, वो उनके पास में एक ऐसा तंत्र बना हुआ है। कुछ फोटो हम देखते थे टेबल के नीचे लेने वाला। हाँ, बस उसके ही तरीके हैं सर। वो तो वही, ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा सर, बहुत बड़ा विषय हो जाएगा ये। मैं इस पर बहुत ज़्यादा देखिए, मैं याद दिलाना चाहूँगा, सन 1985 में नए नए प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। कालाहांडी की एक सभा के दौरान उन्होंने कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे आम व्यक्ति तक पहुँचता है। वक्त बदला, टाइम बदला। 2014 के बाद एक नए प्रधानमंत्री आया, जो मौजूदा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा जिन्होंने खाया है उनसे निकलवा के भी रहूंगा। ऐसी व्यवस्था में बदलाव हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप भी जिन्होंने खाया है
उनसे निकलवाने में सहयोग करेंगे। ये देश हित का कार्य है, समाज का काम है। यदि भ्रष्टाचार के विरुद्ध आज हम चुप रहे तो आने वाला कल हमें माफ़ नहीं करेगा। रुद्रनारायण सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। राजपूत के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप चुप नहीं बैठिए, जरूर भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाइए। हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है, इसे आप गौर से देखिए। हम तक सीधी जानकारी दी जा सकती है, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। हम चाहेंगे आप राजपूत को सब्सक्राइब करें, ये आपका अपना जनमंच है। बहुत जल्दी किसी नए मुद्दे के साथ मैं आपसे फिर मिलने वाला हूँ। नमस्कार।